ओके। अच्छा, हम लोगों ने मोटा मोटा जो है अकाउंटिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके यूजर्स और उसके कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, ये सब कवर कर लिए थे, ठीक है ना? विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है? काफी आता भी है उसमें एग्जाम में। अच्छा, अब मैं आपको ना एक ये पहले थ्योरी वाला पार्ट करा देती हूँ, उसके बाद हम लोग ना उसमें जाएंगे, जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे और डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे और थोड़ा सा फाइनल अकाउंट कवर करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम थोड़ी सी कॉस्टिंग का भी मैं आपको बैकग्राउंड दे दूंगी, कॉस्ट भी आपका चैप्टर है ना, ठीक है? ओके। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि हमारे पास मोटा मोटी आपकी एक तो नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग जो है उसके बेसिस पे करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे, स्टैंडर्ड के बेसिस पे, है ना? और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमने लास्ट टाइम में स्टडी किया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो एज पर द नीड ऑफ द मैनेजमेंट अराइज होती है। जैसे जैसे मैनेजमेंट की जब जब जो जो रिक्वायरमेंट होती है, वो उस तरह की अकाउंटिंग या उस तरह का रिकॉर्ड डेवलप करवा लेते हैं अपने अकाउंटेंट से, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली, जैसे अगर हम साइंस की बात करते हैं, है ना? साइंस में हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग जैसे आपकी ये रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, या आपकी इक्वेशंस रहती हैं, जो एक पर्टिकुलरली एक एक जिसका अपना एक रूल है, जिसके अपने रेगुलेशंस हैं, जिसकी अपनी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। कि भाई जब भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि पानी को इतने 100 डिग्री लेवल पे लेके आएंगे तभी वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप पानी को चाहे यहाँ पे उबालो, चाहे आप उसको इंडिया में बैठ के बॉईल करो, चाहे उसको आप लंदन में बैठ के बॉईल करो, उस पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद ही वो बॉईल होगा या गर्म होगा। That means whatever application that you're applying on a particular concept, that is universal to everything, or universal to all the places, or it is applied and gives you the output in a same manner. ऐसे ही अकाउंटिंग में भी हुआ। अकाउंटिंग में क्या होता था कि पहले क्या होता था, लोग ना जिससे, जैसे अगर आप बात करो पहले के जमाने की, बही खाते बनाए जाते थे, किताबें लिखी जाती थी खर्चों के और फायदों के, और उसके बाद मुनाफा निकाला जाता था। तो जैसे जैसे सबने अपना अपना करना शुरू किया, उसके बाद जब ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जब एनालिसिस होने लगे, कंपैरिजंस होने लगे, ग्रोथ की बातें होने लगी, पढ़ाइयाँ, एजुकेशन का लेवल बढ़ने लगा, तो अकाउंटिंग में भी ये हुआ कि भाई हमें ना एक कॉमन तरीका फॉलो करना चाहिए जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करें, ताकि कल को अगर हमारे यहाँ पे कंपटीशन हो तो भी हेल्दी कंपटीशन हो। लोगों को अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, जैसे कि जब हम कहते हैं ना आईपी निकलता है ना, जो शेयर्स निकलते हैं मार्केट के अंदर, तो वो जब शेयर्स जो हैं, लोग पैसा जब आपकी कंपनी में लगाएंगे तो पहले आपकी कंपनी की पिक्चर देखेंगे ना, कि आपकी कंपनी कैसा कर रही है। तो उस कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी की ट्रू पिक्चर देखने के लिए किस तरीके से उसके बही खाते अपना यूज किए जाते हैं, वो सब जगह सेम होने चाहिए। अब जैसे मैं बोलूं कि रितिका और अख्तर में से कौन बेटर कर रहा है, तो जब तक मैं रितिका और अख्तर का पेपर ना ले लूं, सेम पेपर, सेम सब्जेक्ट का सेम लेवल का पेपर, सेम क्वेश्चंस, दोनों को अलग अलग बिठा के दूंगी, फिर देखूंगी कि किसके मार्क्स अच्छे आए हैं, वो बेटर है। पर मेरा उसके अंदर एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर जो है दोनों का सेम होना चाहिए, चेकिंग करने का तरीका मेरा सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो मैं एक के लिए पार्शियल हूँ, लीनियंट दे दिया, और एक के लिए मैंने स्ट्रिक्ट चेकिंग कर दी, ऐसा भी नहीं हो, तब भी आपका सही कंपैरिजन नहीं निकलेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो चीजों को हमें सेम लेवल पे लेके आना है, दैट मीन्स उसके लिए मुझे जो बेसिस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको कंपेयर करने का, उनको रिकॉर्ड करने का, उनकी परफॉर्मेंस को निकालने का, वो भी सेम होना चाहिए। तो यही चीज हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉलो होती है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स दैट डिफाइन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज। मींस जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथोडोलॉजी है, वो हमारी सेट प्रिंसिपल्स के साथ होगी, उसको डिफाइन करना मेरा बेसिस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अप्लाई होता है टू द फुल ब्रेथ ऑफ अ एंटिटीज फाइनेंशियल पिक्चर, इंक्लूडिंग एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्या मतलब है इसका? कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो मेरे
यूनिवर्सल प्रोसीजर्स हैं, ये जो मेरे तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो अकाउंटिंग में हर चीज में अप्लाई होगी। एसेट्स में भी, एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं रितिका? मैम प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। हाँ, बेसिकली एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वो चीजें होती हैं जिससे कंपनी जो है फर्दर और ग्रो करती है या बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसे कि कैश हो गया, कैपिटल हो गई, सॉरी, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया। कैपिटल आपकी बेसिकली लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी कैसे होती है? क्योंकि वो कैपिटल हमें वापस करनी होती है। कैपिटल मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है, जो पैसा लगा हुआ है, या कंपनी में किसी तरह का लोन आया है, वो सारी लाइबिलिटीज हैं, वो हमें वापस करनी होती हैं। रिवेन्यू जो हम जैसे जो कमा के निकाल रहे हैं, खर्चे, शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है? जो शेयर जो होते हैं, मेन जो प्रोप्राइटर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, मालिक होते हैं कंपनी के, वो जो पैसा कंपनी के अंदर लगाते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो उनके पास कंपनी की एक ओनरशिप होती है। जितने जितना अमाउंट का, जैसे फॉर एग्जांपल 100 में से 30% शेयर जो है इक्विटी होल्डर्स ने लगा रखा है, शेयर होल्डर्स ने लगा रखा है, तो शेयर होल्डर्स का उस कंपनी में स्टेक 30% हुआ। ठीक है, क्लियर? तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो करेंगे वो सभी जगह अप्लाई होगा। वो एसेट्स में भी, लाइबिलिटीज में भी, रिवेन्यू में भी, एक्सपेंसेस में भी, और शेयर होल्डर्स इक्विटी में भी। ठीक है, क्लियर है गाइस? हाँ जी मैम। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी एग्जाम में आता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक तो मैं तुम बेस समझ लो अच्छे से, है ना। बेस समझने के बाद अगर बेस समझ में आ गया ना हमें, तो ये डेफिनेशन, ये 3-4 लाइनें मीनिंग हमारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार इसको पढ़ लो अपने आप। पढ़ लिया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक बार इसको अपने आप पढ़ो फटाफट से, बिकॉज अगर हमने वो बेस मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया ना, तो ये भी समझ में आएगा। उसके बाद मैं तुमसे पूछती हूँ कि उसमें क्या लिखा है। सो यू हैव 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक पढ़ना है हमें। ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ यू वांट 5-7 मिनट्स आई कैन गिव यू 7 मिनट्स ऑल्सो, बट इसको इसको थरली पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ आता ही है। आगे
Shall I scroll up? Yes, ma'am. Sorry. Guys, let me know when you're done. Done? Okay. All of you? Yes, ma'am. अच्छा,
ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये भाई कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स रहते हैं जो कि हमारा बेसिस डिफाइन करते हैं किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के लिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है बेसिकली? तो जो हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जो हम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसको और आसान तरीके से करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेजेस रहते हैं, राइट? लेकिन जो बेसिस है हम लोगों का, जो ट्रेडिशंस हैं, जो वैल्यू सिस्टम्स हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, वो तो हर हर रिलीजन में, हर लैंग्वेज में सिखाया जाता है, Yes, करेक्ट ma'am. है ना? अच्छा, अब जब हम डिफरेंट डिफरेंट, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से आते हैं, बट व्हेन वी गेट इनटू बिजनेस वी फॉलो वन सिंपल लैंग्वेज विच इज इंग्लिश, राइट? ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, एक मराठी है, एक बंगाली है, एक पंजाबी है, एक सिंधी है, वो सब आके इंग्लिश में क्यों बात करते हैं एक दूसरे से? जब भी हम अपना कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कॉमन डिस्कशन करते हैं, तो Because English is the common language of business. हाँ, so because it is a common language, why it is a common language? See, we have found one common language so that we can communicate what we are interested in communicating. That means whatever message we have, जो भी हम बात को कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं या डिस्कस करें, अगर हमारे पास एक भाषा होगी, तो आपको, आपके एक्सप्रेशंस को मैं समझ पाऊंगी, मेरे एक्सप्रेशंस को आप समझ पाओगे, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, मैं पंजाबी में बोलने लग जाऊं, आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा मैम क्या बोल रही है। मैं बंगाली बोलने लग जाऊं, आपको समझ में नहीं आएगा मैम क्या बोल रही है, चाहे मैं वही सेम चीज आपको बोल रही हूँ, जो चीज मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल रही हूँ। लेकिन आपके पास अगर एक सही लैंग्वेज, सही माध्यम, सही तरीका नहीं होगा, तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और आपकी उस चीज को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, रितिका को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग, रितिका मेरी उस बात से क्या समझ रही है, वो चीज भी हम लोग कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे। हम समझ नहीं पाएंगे कि आप दोनों मेरी कही हुई बात को मेरे सेंस में समझ पा रहे हो नहीं चाह रहे, ठीक है? दैट इज वाई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट निकल के आया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ताकि जो एक माध्यम रहे, एक कॉमन लैंग्वेज रहे, जिससे कि हम जो भी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, मतलब फाइनेंशियल पिक्चर की जो बात कर रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे कि कौन सी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इस टाइम बिजनेस की, हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं, हमारा ट्रेंड कैसा रहा, मतलब लास्ट 5 इयर्स में हम लोगों की कंपनी ने कैसा काम किया, ये और हमारे आने वाले प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो सारी चीजें हमारी अकाउंटिंग के थ्रू, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं उसके थ्रू प्रॉपरली पब्लिश्ड हो या प्रॉपरली बुक्स में रिकॉर्ड हो, ठीक है? So the so-called financial information are communicated to users, both internal as well as external, of accounting information by preparing and presenting the financial statements. ये हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उससे जो हम अपने एनालिसिस बनाते हैं, उसके दो तरह के यूजर्स होते हैं जो उसको यूज करते हैं। एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, या हमारे इवन जो हमारे रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं वो हो गए, या मेरे क्रेडिटर्स हैं वो सब हो गए, ये जो ऑलरेडी मेरी कंपनी का पार्ट है, जो एम्प्लॉयज हो गए, है ना? लेकिन जो हमारी बाहर के लोग हो गए, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, मीन जो हो सकता है आने वाले टाइम में मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऐसे लोग जिनसे मैं आगे मार्केट में लोन लेने जा रही हूँ, वो लोग हो गए, तो उन लोगों को भी, वो भी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कंपनी की। तो फाइनेंशियल पोजीशंस को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उन तक कम्युनिकेट कराना, उन तक पहुंचाना, उनको ये दिखाना कि भाई देखो, इस 5 साल में मैंने 5% की ग्रोथ हर साल मेंटेन करी है, और अब आने वाले 5 साल में मैं उस 5% को 8% पे ले आऊंगी, ठीक है? सो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेरी पोजीशन है कंपनी की, वो पोजीशन मैं अपने उन लोगों को दिखा रही हूँ कि भाई देखो, पहले ये थे हम, अब ये हो गए, और आने वाले समय में ये होने वाले हैं, ठीक है? As such, it becomes necessary to develop some gap, which is generally accepted accounting principle. Generally accepted accounting principle का मतलब है जो सब जगह पे
एक्सेप्ट हो, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सेप्ट हो while preparing the financial statement by which the language of the business can be communicated to the users। तो यहाँ पर हमारा बार बार फोकस कम्युनिकेशन के ऊपर है। जो मेरे यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उन तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना ही मेरी अकाउंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाना, सो दैट कि मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो सके। ठीक है, और उसको पहुंचाने का जो माध्यम है, जो तरीका है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि गैप जिसको बोलते हैं हम, यानी कि वो जनरली, यानी कि सब जगह पर पूरी तरह से एक्सेप्ट हो। ठीक है, सो दैट इज योर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। In addition, there must not be any ambiguity and uncertainty relating to facts, figures, and terms which are contained in the financial statements and will be presented to the users of accounting information। इसका मतलब क्या है कि किसी तरह का कोई भी धांधलेबाजी, कोई ambiguity, मतलब किसी तरह का कोई जिसको बोलते हैं गड़बड़, वो सब ना हो। कोई फैक्ट्स के अंदर मतलब विंडो ड्रेसिंग ना हो, मीन्स छुपाई हुई ना हो चीजें, गलत चीजें ना दिखाई हो। ये सारी चीजें हम अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखते हैं। सो इन द रिसेंट ईयर, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, सर्टेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटस एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। क्या कहना चाह रहे हैं कि लास्ट कुछ सालों में, क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट है, अब हमारे यहाँ एमएनसीज भी आ गई हैं। इंडिया में एमएनसीज है या नहीं है? यस मैम है। क्या होती है एमएनसीज? मल्टी कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीनेशनल? मैम जो कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड एसोसिएटेड। जो कंपनी, सॉरी, जो कंपनी क्या हो? रितिका दोबारा बोलो। मैम जो कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड एसोसिएटेड है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एसोसिएटेड हो, ओके। मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जिनके हेड ऑफिस एक पर्टिकुलर कंट्री में होते हैं, लेकिन उनके ऑपरेशंस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से भी होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल। इसका मतलब यही नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में सेटल, मतलब हेड ऑफिस है और उसके बाद वो इंडिया में, ऐसे इंडियन कंपनीज भी होती हैं जो इंडिया में ऑफिस है उनका स्टार्टिंग बेस, और उसके बाद वो दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाके अपने अलग अलग ऑफिस या अपने ऑर्गेनाइजेशंस के यूनिट्स बना लेते हैं। सो दैट इज अगेन मल्टीनेशनल। बहुत सारे नेशंस में वो काम कर रही हैं, सो दैट इज मल्टीनेशनल। वो कह रहे हैं कि क्योंकि कुछ सालों से ये ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज के आने की वजह से हमारे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ एज पर दी कंप्लायंसेस, एज पर दी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स, एज पर दी रेगुलेशंस, हमको वो भी फॉलो करने होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे यहाँ पे हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, दूसरा हमारे यूएस वाले भी जो होते हैं, यूएस जैसे यूएस के अलग अपने अकाउंटिंग, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यूएस की कंपनी यहाँ ऑपरेट कर रही है, तो वो कुछ कुछ चीजों में एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और आपकी अकाउंटिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, एज पर देयर ऑपरेशंस। कि ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस का मतलब खाली चीरफाड़ नहीं होता साइंस में। ऑपरेशंस का मतलब बिजनेस में होता है उनका जो मेन रोल ऑफ बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी कार बनाती है, ठीक है, और बेचने का काम कोई और कर रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कोई गाड़ी बना रही है और उसकी सेल्स कोई और कंपनी कर रही है, तो जो कंपनी बनाती है ना कार, उसका मेन काम, मेन ऑपरेशंस कार बनाना है, कार बेचना नहीं है। समझ में आया? अगर कोई कंपनी कार बनाती नहीं है, वो बनी बनाई खरीद के फिर बेचती है, तो उसका मेन लाइन ऑफ ऑपरेशंस विल बी सेलिंग द कार्स। समझ में आया डिफरेंस? यस ठीक है, तो उसको ऑपरेटिंग, जब भी हम अगर किसी, अब मैं आपसे बोलती हूँ कि कभी किसी कंपनी को अगर आपने ये देखना है कि भाई वो कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, तो तुम उसका क्या देखोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत कुछ होगा, लाइबिलिटीज भी होंगी, का एसेट्स भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट्स देखेंगे आपको। प्रॉफिट्स देखेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे इसका मैं तुम्हारे को एक बहुत अच्छा आंसर देती हूँ। मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है, उस कंपनी के अंदर मैंने क्या किया, पहले शुरू शुरू में 5-6 गाड़ियां वाड़ियां सब लगा रखी थी। अब क्या हुआ, मेरा मेन काम जो है वो पैसेंजर्स को लेके आना, लेके जाना है।
ठीक है, पैसेंजर्स को मतलब ट्रैवल करना है, मतलब ट्रैवल कराना है, वो मेरा मेन कोर ऑफ बिजनेस है। अब मेरे पास पैसेंजर्स को लाने आने से, फॉर एग्जांपल मैंने महीने में अर्न किया 50,000, ठीक है, तो मेरे पास कितना पैसा आया, कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000, ठीक है, ठीक है, क्लियर। Okay, ma'am. Okay. नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, मेरे पास जो मेरा पैसेंजर्स से बिजनेस है वो मेरा अराउंड 40,000 आया, और मैंने एक गाड़ी भी बेची उसमें 2 लाख की, तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास आया 2,40,000। एक गाड़ी थी जो मैंने खरीदी थी 1.5 लाख की, मगर मैंने 2 लाख की बेची, ठीक है, तो उसका चलो प्रॉफिट लेते हैं, मेरे को 50,000, तो 50 + 40 मेरे को 90,000 का प्रॉफिट हुआ सेकेंड मंथ में, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। फर्स्ट मंथ Yes, में ma'am. मेरे को पैसेंजर्स से मिले 50,000, सेकेंड मंथ में मुझे पैसेंजर्स से मिले 40,000, प्लस मेरे को 40,000 and प्लस हाँ एक गाड़ी बेचने पर भी मुझे प्रॉफिट हुआ, दैट इज माय 50,000, तो टोटल मेरा सेकेंड मंथ का प्रॉफिट बैठा 90,000, ठीक है। okay. थर्ड मंथ में मेरा जो प्रॉफिट है वो बैठा 60,000 पैसेंजर्स से, मगर मैंने कोई गाड़ी नहीं बेची, ठीक है। अब जब मैं ट्रेंड की बात कर रही हूँ इस तीनों महीनों में, पहले महीने मैंने 50,000 कमाए, दूसरे महीने मैंने 90,000 कमाए, तीसरे महीने मैंने 60,000 कमाए, ठीक है, तो इसका मतलब मेरी ग्रोथ हो रही है। Yes, ma'am. सोच के बोलना, ये मेरा सवाल है। पहले महीने 50, दूसरे महीने 90, तीसरे महीने 60, मैं इसका मतलब ऊपर जा रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। हाँ या ना, और Ma'am, अगर हाँ है तो actually, क्यों, ना है तो क्यों। बताओ। actually, ग्रो भी आप मतलब नहीं कर रही है, और वो भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बीच में जो आपने गाड़ी बेच के जो 50,000 मतलब प्रॉफिट कमाया है, वो हम्म गाड़ी बेचने से मिला, मतलब आपका जो मेन एसेट था मतलब बिजनेस में, उसी को बेच के मिला, बिजनेस से नहीं मिला, जो मेन सोर्स मतलब वेरी गुड, है वेरी बिजनेस गुड। का सो उसमें। दैट मीन्स अगर आप टोटल प्रॉफिट की बात करोगे तो 90,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर कोई हाँ कंपनी, मैम। अगर आप देखो ये, क्योंकि अगर कोई लेमैन देखेगा, कोई कॉमन मैन देखेगा, वो कहेगा हाँ भैया 50, 90, 60 कमाया है, लेकिन क्योंकि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि भैया ये जो 50 90 का फिगर है, ये 50 + 40 अलग अलग है, और जो 40 आया है, इसका मतलब सेकंड महीने मेरा डिप हो गया प्रॉफिट। Yes, फर्स्ट ma'am. मंथ मैंने 50,000 कमाया था, सेकंड मंथ मैंने 40,000 कमाया, तो दैट मीन्स 10,000 से नीचे आ गई, 20%, Yes, 20% का प्रॉफिट मेरा सीधे सीधे नीचे गिर गया, yes, करेक्ट है ना। और थर्ड मंथ मैंने फिर पिक कर लिया। yes, ma'am. सो इसका मतलब ये मेरा जिगजैग चल रहा है, ना कि सीधा सीधा ग्रो कर रही हूँ मैं। और बहुत अच्छे से बोला है अभी कि ये हमारा जो सेकंड मंथ का 90,000 का प्रॉफिट है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कोर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज एक आपका एडिशनल, आप लोग आप एक जिसको बोलते हैं कि चलो एक गेन हो गया, आपको एक गाड़ी जो 1.5 में पड़ी थी आपने 2 में बेच दी, पर हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना, हर बार तो आपको ऐसा बायर नहीं मिल जाएगा, और वो आपका कोर लाइन ऑफ बिजनेस भी नहीं Yes, है ना। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी कंपनी की एफिशिएंसी देखी जाती है, या कंपनी की एक्चुअल, अब आप जैसे, अब फॉर एग्जांपल इसमें हम आपकी बात करें, आप कहीं जॉब करते हो, आपके इधर उधर से कितना पैसा आ रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन आप अपनी जॉब में कितना कमा पाते हो वो बताते हैं ना, आपके स्किल्स कितने हैं, आपकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई रेंट आता है, दैट इज योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनकम, वो ठीक है, आपके इनकम में ऐड हो जाता है, आप उसको उससे बेनिफिट ले रहे हो, लेकिन आपकी एक्चुअल कैपेसिटी तो, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो उसमें से क्या कमा रहे हो वो हुई ना, Yes, ma'am. है ना। सो ऐसे ही जब हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं, जब हम ये देखते हैं भैया ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, इस कंपनी में कितनी बात है, इस कंपनी के ओनर्स में कितनी बात है, इस कंपनी की ऑपरेशंस में कितनी बात है, तब हम ऑपरेशनल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो देखते हैं कि भाई इस कंपनी का एक्चुअल उनके ऑपरेशन से कितना मुनाफा होता है, वो कितना फायदा होता है, वो दिखाता है हमें कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है, या कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है आगे ग्रो करने के लिए। आया समझ।
तो कभी भी जब किसी की कंपनी की फाइनेंशियल पिक्चर देखने जाओगे, या कोई भी इन्वेस्टर या बायर या कोई क्रेडिटर जब भी, या शेयर होल्डर जब भी कोई कंपनी को एनालाइज करता है, वो उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बड़े ध्यान से देखता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, यस मैम। Okay. So, thus the principles which are formulated or developed in this regard and which are approved by the specialized bodies are known as accounting standard. अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब भी बनता है ना, उसको एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना होता है, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड बॉडीज जो है वो उसको अप्रूव करती हैं, तब जाके वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है। ठीक है, सो प्रैक्टिकली आपको ये हेल्प करेगा टू असेस द प्रोग्रेस और अदरवाइज ऑफ अ फर्म आफ्टर कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से ही आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है बुक्स में फाइनेंशियल पिक्चर, वो फिर हमें बताती है कि भैया जो आपके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स थे उसके हिसाब से ये कंपनी कितना ऊपर जा रही है और कितना नीचे जा रही है, क्या इस कंपनी ने ग्रो करा है या नहीं करा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का और पैसेंजर्स वाला भी, तो जिसमें आपने ये देखा कि मेरा एक्चुअल सेकंड मंथ में प्रॉफिट वाज डाउन, नॉट हाई, है ना। 20% से डिप किया था ना, 50 से Yes, 40 हो गया ma'am. था, करेक्ट। ओके अच्छा, अब एक ना छोटी सी डेफिनेशन भी दे रखी है यॉस्टन की। ये बोलते हैं कि स्टैंडर्ड इज अ परफॉर्मेंस टारगेट और अ गोल or an agreed criteria of what is proper practice in a particular situations. So there are some other authorities who prefer to use the term accounting principles in place of accounting standards. So basically यॉस्टन ने क्या बोला कि स्टैंडर्ड जो बेसिक, देखो स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड एक टारगेट होता है कि भैया ये हमारा गोल है, ये हमारा एग्रीड क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे आप क्या बना रहे हो या आप किस तरह से अपनी बुक्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और कहीं कहीं पर उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोल देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल देते हैं। ठीक है, okay, so in short accounting standard may be defined as the accounting principles and rules which are to be followed for various accounting treatments while preparing the financial statements on uniform basis, मतलब हर जगह पे same, and it will reveal the same meaning to all the interested groups who will use the same information जो मैंने अभी आपको बताया। Thus the standards are considered as a guide for maintaining and preparing accounts। ठीक है, क्लियर है? ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैंने समझाया है ना पूरी कहानी इसमें इसका समरी आ गई है। एक बार इसको पढ़ लो फटाफट से, 5 मिनट लगा के पढ़ो इसको। इसको पढ़ने से ना आप जब एग्जाम में कुछ भी घूम के, अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है ना, कुछ भी घूम के आएगा ना, आप इसमें से बहुत आराम से उसका सही आंसर निकाल लोगे। ठीक है, सो इन्वेस्ट 5 मिनट्स हियर। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है गाइस कि मैं मैक्सिमम लर्निंग आपकी क्लास में ही करा दूं, क्योंकि तब जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले जस्ट एक सिंपल रिवीजन के साथ भी आप तैयार रहो अपने पेपर के लिए। ठीक है, तो जो भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स कराती हूँ, पढ़वाती हूँ, उसको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ये सोच के चलोगे कि आपके पेपर की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो इन्वेस्ट 5 मिनट्स हियर, ये और इसकी नीड, इसको यहां तक हम लोग पढ़ेंगे। इन्वेस्ट 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 8 मिनट्स, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज स्टडी वेल। ठीक है, इसको पढ़ो और ये नीड वाला यहाँ से भी, ये भी पढ़ो, फिर मैं आपको इसके रीजंस भी बताऊंगी कि रीजंस क्या होते हैं आगे।
मैम हो गया रे। हाँ जी, आगे बढ़े हम। हेलो, हाँ जी मैम। ठीक है। अख्तर, पढ़ लिया ये? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये समरी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड की, कि जो अकाउंटिंग, देखो, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ये तो सब पहले बन ही रहे थे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी? अब मैं इसमें भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, हम लोगों को शिक्षा की बात करें, अगर एजुकेशन की बात करें, एटिकेट्स की बात करें, मैनर्स की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, तो हमारे अपने घर में भी हमें सिखाए जाते हैं। जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, यस मैम। राइट, कि सुबह जल्दी उठो, ब्रश करो, खाना नहाओ धो, ब्रेकफास्ट करो, एंड देन मतलब पूजा करो। ये सब चीजें हमें सिखाई जाती हैं बचपन से। बट स्टिल बट स्टिल in order to develop a child apart from books and all, हम लोगों को स्कूल्स में भेजा जाता है। वहां पे पढ़ाई के अलावा ये सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं। सोशल साइंसेस सिखाए जाते हैं, मैनर्स सिखाए जाते हैं, एनवायरमेंटल साइंस सिखाई जाती है, एटिकेट सिखाए जाते हैं, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मींस हम सबको तरीके मालूम है, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमें सब मालूम भी है, इसके बावजूद भी वो हमें स्कूल में भेजते हैं और स्कूल से हमें सब चीजें भी सिखाई जाती हैं। क्योंकि स्कूल में जो सिखाने का तरीका है वो सेम है, कुछ बातें सेम है, जो सभी स्टूडेंट्स को, अगर 500 की स्ट्रेंथ है या 1000 की स्ट्रेंथ है स्कूल में, तो 1000 बच्चों को वो सेम बात सिखाई जाएगी। यस। ठीक है, मींस एक यूनिफॉर्मिटी, एक सिमिलैरिटी, एक सेम जो है तरीका जो है वो हमें सिखाया जाएगा, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीजन भी बन सकें, अपार्ट फ्रॉम डूइंग वेल इन अवर करियर। मतलब हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स के अलावा अपनी सोशल नीड, स्टीम नीड्स, हमारी प्रेस्टीज, हमारी कंट्री की प्रेस्टीज, इन सब को भी संभाल के चलें। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, कह रहे कि प्रैक्टिकल स्पीकिंग किसी तरह का कोई वेरिएंस ना हो, किसी तरह का कोई गैप्स ना हो, किसी तरह का कोई डिफरेंसेस ना हो बिटवीन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। इसलिए एक तरीके, यूनिफॉर्मिटीज इन प्रोसीजर्स। आप ना म्यूट कर दो, पीछे से ना बहुत शोर आ रहा है। Who has joined? And फैजाल, आप म्यूट कर दो। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस केस में क्या रहता है कि हम इस तरह से एक यूनिफॉर्म तरीके जो फाइंड आउट कर लेते हैं, उस चीज को हम बनाते हैं, उस चीज को अप्रूव करवाते हैं, उस चीज को फॉर्मलाइज कराते हैं थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज फ्रेम्ड बाय आईएएससी और आईएएस। मतलब या तो आईएएस बोलते हैं इसको, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, एक ही बात है। तो जो आईएएस के दौरान मतलब बॉडी के थ्रू जो मेंटेन किए जाते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमारी कंट्री में, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे को बताए जा रहे हैं कि कोर रीजंस क्या हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए। इसमें हमारा एक तो कंपैरिजन, ताकि बिटवीन टू फर्म इज पॉसिबल इफ बोथ ऑफ देम मेंटेन सेम प्रिंसिपल, अदरवाइज प्रॉपर कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि अगर आपको रितिका और अख्तर की परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है तो पहले दोनों को मुझे यूनिफॉर्म पेपर देना पड़ेगा, यूनिफॉर्म तरीके से चेकिंग करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा कि किसके कितने मार्क्स हैं। ऐसे ही हमारे जब फाइनेंशियल पिक्चर की बात करें तो यूनिफॉर्म तरीके से दोनों फर्म्स को कंपेयर किया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि भाई सेम तरीके के सेम प्रिंसिपल फॉलो हो, सेम अकाउंटिंग फॉलो हो, तभी हम देख सकते हैं कि कंपनी ए अच्छा कर रही है, कंपनी बी अच्छा कर रही है। ठीक है। अब जैसे इन्होंने दिया हुआ, फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म जो है वो फीफो मेथड फॉलो करती है स्टॉक को कैलकुलेट करने का या स्टॉक को मेंटेन करने का, लेकिन जो फर्म बी है वो लीफो मेथड यूज करती है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करना यूजलेस है। अब लीफो क्या होता है और फीफो क्या होता है? लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मींस जो स्टॉक सबसे बाद में आया है उसको पहले हम सबसे पहले यूज करेंगे, और जो फीफो मेथड है वो कहता है जो सबसे पहले आया है हमारे स्टोर में या हमारे वेयर हाउस में उसको आउट करो, उसको पहले यूज कर लो। तो अगर मैं लास्ट में ये देखती हूँ कि मेरी स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी बच रही है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर दोनों अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं फर्म, तो मैं ये चीज नहीं बता पाऊंगी कि कितना वैल्यूएशन यानी कि कितने प्राइस का स्टॉक बच गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना जो लास्ट में आया है वो महंगा हो, जो पहले आया है वो सस्ता हो। भाई आपने कोई चीज आज खरीदी, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने गोल्ड खरीदा, आज वो फॉर एग्जांपल 50,000 का है, आने वाले 5 साल में हो सकता है वो 2 लाख रुपए पर तोला हो जाए, और पहले वो 25,000 पर तोला था। तो अगर आप अपनी वैल्यूएशन 20 पहले वाले के हिसाब से करें तो आपका 25,000 के हिसाब से रहेगा, अभी के हिसाब से करें तो 50,000 का रहेगा, और फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से कर रहे हो तो 2 लाख का रहेगा। तो तीनों में ही अगर मैं कहूँ कंपैरिजन करके दिखाओ, आप कंपैरिजन कर लोगे? मैं कहूँ कौन सा बेटर है भाई? 25,000 वाले की वैल्यूएशन 25,000, आप अगर आपके पास 5 तोला है 25,000 है तो 125 यानी कि 1,25,000। और अगर यहाँ से बात करते हैं तो 50,000 के हिसाब से 250 है ना, और मैं 2 लाख के हिसाब से बात करती हूँ तो मेरे 10 लाख वैल्यूएशन बैठेगी। हाँ जी, हेलो हेलो। No, ma'am, nothing. Actually, my हाँ, ओके। सो इफ वी ट्राई टू कंपेयर थ्री विद डिफरेंट रेट्स, वो मेरा वैल्यूएशन करेक्ट होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं एक ही रेट के साथ वैल्यूएशन कर रही हूँ, मैं अगर 50,000 के हिसाब से तीनों का वैल्यूएशन कर रही हूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि हाँ किसके पास ज्यादा क्वांटिटी है, किसके पास ज्यादा अमाउंट है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम कंपेयर करेंगे तब हम ये देखेंगे कि अगर दोनों ही सेम प्रिंसिपल यानी कि सेम मैकेनिज्म या सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो ही मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ बिटवीन द फर्म्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे तो ये कंपनीज को भी एज कंप्लायंस मेंटेन करना होता है कि वो अपने अकाउंट्स को अपने हिसाब से नहीं, बल्कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अपने जो तरीके हैं उसके हिसाब से ही उसको मेंटेन करेंगे। ये उनके ऊपर एज अ कंप्लायंस भी रहती है। तो ऑब्वियसली एक फिक्स रेट ऑफ प्रैक्टिस या एक फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस सेट हो जाएगी सारी कंपनीज में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने की, यानी कि फाइनेंशियल पिक्चर को मेंटेन करने की। नेक्स्ट बोलते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एक तो इक्विटी लेके आएगा। मतलब इक्विटी का मतलब है कि सभी लोगों के लिए, सभी तरह की कंपनीज के लिए सेम तरीके से ही चीजें अप्लाई होंगी, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं होगी, इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी, डिसिमिलैरिटीज नहीं होगी। ठीक है। और उसके बाद ये सब रहेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो रियल पिक्चर है वो बिजनेस का सभी का एक्चुअल वाला निकल के आएगा, उसमें किसी तरह की धांधलेबाजी, अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग या फिर इस तरह की चीजें नहीं होंगी। अब आ जाता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मोर और लेस सेम रहेगा कि
to formulate and publish in the public interest accounting standard to be observed in the presentation of financial statement and to promote their worldwide acceptance and all. मतलब कह रहे हैं कि बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स है इसका आईएससी का ये है कि एक सही तरीके या सही फॉर्मेट्स या सही प्रोसीजर फॉर्मुलेट करना और उसको पब्लिश करना, ताकि पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से ही वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए, मतलब ऑनेस्टी रखने के लिए, बिजनेस की रियल पिक्चर रखने के लिए मेंटेन करे जाएं, इस तरह के प्रोसीजर्स को सेट करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जितना भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन के लिए, उनमें एक हार्मनी लेके रहना, मतलब सब जगह पे वो रेगुलराइज हो, सब जगह पे वो यूनिफॉर्म फॉर्मली यूज किए जाए। ठीक है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज अ प्रोसीजर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने का क्या प्रोसीजर है। इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। और ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आपकी प्रैक्टिकल जब जॉब्स में आओगे, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। तो आई वांट यू फर्स्ट टू इन्वेस्ट 10 minutes on this by reading each and every word thoroughly, और इसको by heart अभी हम close करेंगे। ठीक है। तो I have 10 minutes for you to go through this topic properly, और उसके बाद मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आप मुझे ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। ठीक है गाइस। हाँ जी मैम। तो 10 मिनट्स में आपसे मैं इसकी वो लेती हूँ, एक मिनट ट्राई करती हूँ इसको और ऊपर ले करने की, नहीं ले रहा। I should bring it to one. चलो कोई नहीं, आप इसको स्टार्ट करो। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम।
Guys, shall I scroll up now? Yes, ma'am. Guys, done or still doing it? Sorry, come again. डन। Everyone, सबका हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, समझ में आया ये प्रोसीजर? देखो, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। जैसे हम लोग अभी, जैसे आप लोग हो, फॉर एग्जांपल आप कोई केस स्टडी करते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, फोरम बनाते, बैठते हो, डिस्कस करते हो, अपना अपना पॉइंट्स रखते हो, फिर उसको अथॉरिटीज से फाइनलाइज कराते हो और फिर उसको उस केस स्टडी को पब्लिश कर देते हो। इसी तरीके से ही आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है काम करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं उन एरियाज को जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना स्टॉक किस मेथड से मेंटेन करेंगे, किस रेट पे मेंटेन करेंगे, इसकी बहुत जरूरत है। उसका रीजन बताओ भाई। स्टॉक का मतलब है जो माल आता है हमारे पास, जिससे हम फर्दर माल बनाएंगे, है ना। अगर कच्चा माल है, आप कहते हो मैंने कच्चा माल, रितिका जो अपनी बुक्स में एंट्री करती है वो कहती है कि जो मेरा करंट रेट रहेगा ना मैं उस हिसाब से करूंगी। मैं बोलती हूँ जिस रेट पे खरीदूंगी उस रेट से करूंगी। आप बोलते हो कि जो रेट पे मार्केट में उसके अगर मैं बेचने निकलूं तो उसमें मार्केट में क्या वैल्यू निकलेगी उस पे करता हूँ। तो तीनों में ही फर्क आएगा।
हाँ जी मैम। है ना। अब मेरा माल अगर मैंने जिस रेट पे खरीदा वो रेट उस दिन अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो उस रेट पे चला, या कम है उस रेट पे चला। रितिका ने बोला कि जो करंट रेट है यानी कि जो आज का रेट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 10 यूनिट का माल खरीदा 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से 10 यूनिट यानी कि 1000 रुपए। रितिका ने बोला वही चीज 200 के हिसाब से, यानी कि आज उसने देखा कि 200 रुपए के हिसाब, अगर वो आज मार्केट में खरीदने जाए तो वही एक यूनिट मुझे 200 रुपए का मिल रहा है, तो रितिका ने 200 के हिसाब से अकाउंटिंग करी। उसने देखा तो उसके पास अमाउंट बैठता है 2000 रुपए, मेरे पास 1000 था, रितिका के पास 2000 था। अब फॉर एग्जाम्पल अख्तर ने बोला कि मैं जो मार्केट में मिलेगा कल, कल मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए, 300 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10 यूनिट लगाया मैंने 3000, तो अख्तर की बुक्स में 3000 हो गया। यानी कि सेम यूनिट, मेरे पास 10 यूनिट है, रितिका के पास भी 10 यूनिट है, अख्तर के पास भी 10 यूनिट है, लेकिन तीनों की ही अगर मैं बुक्स में टोटल वैल्यूएशन देखने जाऊं तो अलग अलग है। लेकिन सही पिक्चर की बात करें तो तीनों के पास 10 ही यूनिट्स हैं, यूनिट्स तो ज्यादा नहीं है ना। यस मैम। तो ऐसे ऐसे एरियाज अकाउंटिंग बोर्ड ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया और उन एरियाज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि अकाउंटिंग प्रॉपर फॉर्मुलेटेड प्रोसीजर्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो पहला जो स्टेप रहेगा, एएसबी क्या करेगी, उन एरियाज को फाइंड आउट करेगी जहां हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करने की नीड है, जरूरत है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा रितिका, सेकंड स्टेप बताओ मुझे, क्या करेंगे फिर वो? मैम सेकंड स्टेप में जो पैनल्स हैं हाँ उनकी मीटिंग होगी और फिर वो एक ड्राफ्ट रेडी करेंगे जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है। हाँ करेक्ट। सो इसमें क्या करेंगे फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करेगी, वो अलग अलग जो स्टडी ग्रुप्स पैनल्स बना रखे हैं उनको वो टॉपिक दे देगी कि भैया इसके ऊपर डिस्कस करो, इसके ऊपर अपना एक ड्राफ्ट तैयार करो, और उस ड्राफ्ट के अंदर आप अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑब्जेक्टिव, इसका स्कोप क्या है, उसको कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, उन सबको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीजें उस ड्राफ्ट के अंदर डाल के दो, तैयार करके दो। फिर क्या करते हैं, उस ड्राफ्ट को एएसबी पढ़ता है, एएसबी उसको स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस या रिविजन्स की जरूरत है। अब जब ये पहला हमारा प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बन गया तो उसको सर्कुलेट कर देता है अलग अलग अथॉरिटीज में, जैसे कि आपकी आईसीआई हो गई, आपकी एसबीआई सेबी हो गई, आपकी डीसीए हो गई, आपकी सीवीडीटी, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज हैं, फाइनेंशियल अथॉरिटीज, उन सब में ये सारे डिपार्टमेंट्स में बांट दी जाती है। उसके बाद क्या करता है कि हर डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा और वो एएसबी के साथ यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ एक मीटिंग करके डिस्कस करेगा कि भाई क्या उनके व्यूज हैं, क्या उनके प्रोविजंस हैं, या क्या उनके कंसर्न्स हैं उन पर्टिकुलर ड्राफ्ट्स के ऊपर, ठीक है। देन वो एक नए लेवल का एक्सपोजर मिलेगा ड्राफ्ट को, और उसको फिर से फाइनलाइज किया जाएगा, और देन उसको हम प्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, पब्लिक के रिव्यू के लिए। देखो पहले एएसबी ने बैठ के आइडेंटिफाई किया एरिया, उसके ऊपर उसने ग्रुप्स को बोला, अपने अपने इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग अथॉरिटी से लोग, स्पेशलाइज्ड बॉडीज से लोग, एक्सपर्ट लोग, उन सबको बिठा के दे देते हैं कि इसके ऊपर आप एक ड्राफ्ट तैयार करो। वो ड्राफ्ट को फिर वो स्टडी करके प्रोविजन थोड़ा सा अगर कुछ चेंजेस करने वो करके फिर वो अलग अलग अथॉरिटीज में बांट देते हैं। उन अथॉरिटीज को स्टडी करने के बाद अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देती है एएसबी के साथ एक मीटिंग के लिए, जिसमें वो सारे लोग अपने अपने व्यूज बता देते हैं, फिर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, और फाइनल ड्राफ्ट तैयार होकर पब्लिक को दे दिया जाता है। पब्लिक को देने का मतलब है पब्लिश कर दिया जाता है पेपर वगैरह में, ताकि वहां से कोई रिव्यू या कमेंट्स आने हैं तो वो आ जाए। उसके बाद उस कमेंट्स को आने के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं, और उसको रिव्यू और कंसिडरेशन के लिए दिया जाता है आईसीआई के पास। फिर आईसीआई उसको रिव्यू करती है और एक फाइनल ड्राफ्ट बनाती है, और अगर कोई और न्यू मॉडिफिकेशन या चेंजेस की जरूरत है तो वो बताती है। ये यहाँ तक हो जाने के बाद फाइनली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है, उसको इश्यू किया जाता है, और कोई अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उसमें भी आईसीआई उसको इश्यू करेगी स्टैंडर्ड को, और उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो इश्यू हो जाएगा, फिर वो कंपनीज उसको फॉलो करने लग जाएंगी, ठीक है।
ये मोटा मोटी मेरे प्रोसीजर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तैयार करने का। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल, कोई डाउट? What's the full form of ICAI? समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। What is the full form of ICAI? ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये जो आपके सीए जो कराते हैं ना, सीए Yes, का ma'am. ये इंस्टीट्यूट है, ये आपका लोधी रोड पे है, अगर आपको पता हो, साई मंदिर है, साई मंदिर के साथ में ही है, ये वो इंस्टीट्यूट है। सो बेसिकली जो सीए करवाते, सीए के फॉर्म आपके यहीं पे भरे जाते हैं। Okay. ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो हमारा हमने लास्ट में पढ़ा था। फिर उसको मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, इसके फाइनल अकाउंट के बारे में बताऊंगी, बट ये एक मोटा मोटी खुद में टॉपिक है। मैं आपको पहले सबसे पहले डेबिट क्रेडिट क्लियर करती हूँ, वो उसके बेसिस पे आप आगे कुछ कर पाओगे। यहाँ तक सबको समझ में आया है, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अब एग्जाम में अगर मैं पूछ लूँ तो एक रिवीजन के साथ तुम एग्जाम में बैठ के वाले टॉपिक्स के ऊपर लिख सकते हो? यस मैम। पक्का? हाँ जी मैम। तो मैं भी टेस्ट ले लूंगी। चलो, अब लास्ट क्लास में हमने बात की थी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखो 3 तरह के हमारे अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। रितिका हम पढ़ा था लास्ट क्लास में। यस मैम। तो क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। मैम पर्सनल अकाउंट जो किसी, मतलब जैसे मेरा अकाउंट है तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, हाँ या फिर किसी कंपनी का अकाउंट बनाते हैं, इंश्योरेंस को लिमिटेड, वो सारे पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। हाँ, मीन्स किसी का नाम है ना, अगर कंपनी का नाम है, पर्सन का नाम है, उस नाम से जो अकाउंट होगा वो मेरा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इसका रूल रहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो चीज जो आपके पास अकाउंट में आप रिसीव करोगे ना, वो रिसीवर हो जाएगा और उसको डेबिट कर देंगे, और जो गिवर होगा देने वाला वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि गुड्स सोल्ड टू सुरेश, अब आपने गुड्स बेचे हैं सुरेश को, इसमें बिल्कुल थियोरेटिकल मत जाना, प्रैक्टिकली इस रूल के हिसाब से समझना इसको। ठीक है, सुरेश मेरा क्या है, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल। क्यों है पर्सनल? क्योंकि वो नाम है। ठीक है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है, गुड्स जिस ऐसी चीज जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस रहती है और जिसकी वैल्यूएशन रहती है, जैसे बिल्डिंग, लैंड, कैश, ये सारी चीजें आपके रियल अकाउंट में आते हैं, मतलब जिस रियलिटी में जिसकी एक जिसको आप देख सकते हो फिजिकल अपीयरेंस है। और नॉन फिजिकल अपीयरेंस वाले भी होते हैं, जैसे कि गुडविल है, मतलब कंपनी की गुडविल के भी तो पैसे मिलते हैं आपको, है ना, वो भी हमारा रियल अकाउंट के अंदर आ जाता है। पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं। अब इस नरेशन के अंदर गुड्स सोल्ड टू सुरेश मीन्स हमने गुड्स बेचे हैं सुरेश को, गुड्स बेचे हैं सुरेश को, तो सुरेश जो है वो रिसीवर है। जब सुरेश रिसीवर होगा तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? अख्तर, अख्तर, Yes, ma'am. सुरेश अगर रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? Debit होगा. और जो हम गुड्स दे रहे हैं, गुड्स जा रहा है, वो मेरा Credit. ठीक है, तो डेबिट यानी कि सुरेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट। ठीक है, अब ऐसे ही अब देखो रियल की बात करते हैं। रियल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जैसे कि जिसमें हम एसेट्स या प्रॉपर्टीज को लेके आते हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं, जिसमें कि आपका जिसमें बिल्डिंग अकाउंट टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, और इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन इनको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? जो भी आएगा वो डेबिट होगा और जो भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी एग्जांपल दिया हुआ है, फर्नीचर परचेज बाय एन एंटिटी इन कैश। तो जब फर्नीचर परचेज बाय एन एंटिटी इन कैश, यानी कि फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है ना। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, तो आएगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा?
डेबिट हम व्हाट कम्स इन गोज आउट, आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ये रूल है ना हमारा। हाँ जी मैम। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आएगा फर्नीचर आएगा तो डेबिट, जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है मेरा नॉमिनल अकाउंट। वो वाले अकाउंट्स होते हैं जिसमें हम खर्चे और फायदे, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं। तो डेबिट में जितने भी खर्चे और लॉसेस, ये उल्टा है, जब भी कुछ जाएगा तो वो डेबिट होगा, जब भी कुछ आएगा तो वो क्रेडिट होगा। देखो, डेबिट के आगे माइनस 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 लगा हुआ है, क्रेडिट के आगे प्लस 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 लगा हुआ है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अच्छा, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय फॉर एन एंटिटी। एक सैलरी पे करी आपने, सैलरी खर्चा है, माइनस माइनस जा रहा है, इसका मतलब डेबिट। और जिसने रिसीव किया है वो क्रेडिट। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है अकाउंटिंग में, 5 आपको वो दे रखे हैं। आपको ये बताना है यहाँ पे ले लो भाई, ये आपको 4 दे रखे हैं ना कि 5। ये आपको बता रखा है कि ये 4 एंट्रीज हैं, इन 4 एंट्रीज पे आपको मुझे डेबिट क्रेडिट लगा के देना है। और मेरे को ये भी बताना है कि इसके अंदर दो कौन कौन से हैं अकाउंट जो मेरा यूज हो रहा है, मतलब रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है, क्या है, और उसके बेसिस पे क्या एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये पहले 4 एंट्रीज अपने पास लिखो। गुड्स, कॉपी पेन है ना सबके पास? यस मैम। हाँ, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश सेल, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट एंड पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। इस पे आपने चीटिंग नहीं करनी, बस तीनों रूल्स जो है मेरे रियल, पर्सनल, नॉमिनल के हिसाब से मुझे ये बताना है कि इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के लिए आपको मिलेंगे 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर आपको, आप 10 की जगह 15 भी ले सकते हो, लेकिन मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए उसमें कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, और किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, या पहले मैं समझाऊं फिर एक आपको क्वेश्चन दूं करने के लिए? तो आप पहले समझा दीजिए उसके बाद से। हाँ, क्या आप बोल रहे पहले हो? आप पहले समझा दीजिए उसके बाद फिर पहले मैं एक चीज बात होती है। ठीक है, अच्छा, ओके। सबसे पहले ये कह रहे हैं गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी कि कैश में गुड्स आ रहे हैं, है ना। जब कैश पे करके गुड्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास 2 तरह के अकाउंट्स लग रहे हैं इसके अंदर। एक तो गुड्स जो आप परचेज कर रहे हो जो आ रहा है, और दूसरा आपका कैश जो आपसे जा रहा है। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं, कौन से अकाउंट में आते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, किस में आते हैं? पर्सनल। किसमें? पर्सनल। यस। रियल पर्सन, नाम थोड़ी ना है, नाम होता तो पर्सनल होता ना। अच्छा हाँ ठीक है, रियल, और कैश भी मेरा रियल। ठीक है, तो दोनों ही रियल है। तो रियल में क्या रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट में जो आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास इस पूरी गुड। एंट्री के अंदर, गुड्स, यानी कि डेबिट मेरा परचेज अकाउंट होगा, गुड्स को ना अकाउंट्स में परचेज बोलते हैं, और जो मेरे जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि कैश। ठीक है, दूसरा आता है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है 2 चीजें इसमें आ रही है, यानी कि आपने कुछ बेच रहे हो जो कैश में बेच रहे हो, यानी कि कैश आ रहा है और माल जा रहा है। तो आपका कैश भी रियल अकाउंट है, लेकिन सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है। इसमें आपका कैश, कैश सेल्स, यानी कि कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश जो है मेरा रियल अकाउंट, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से, और सेल्स मेरा क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो टू सेल्स, यानी कि कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स जो है मेरा क्रेडिट हो जाएगा।
लास्ट में है मेरा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि आपने कोई एक्सपेंस, कोई खर्चे की पेमेंट करी, यानी कि दो चीजें यूज हो रही है इसके, एक तो खर्चा का अकाउंट और एक कैश अकाउंट। कैश जो है मेरे से जा रहा है क्योंकि मैं पेमेंट कर रही हूँ, और कैश मेरा रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो कैश है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंस मेरे डेबिट हो जाएगा। मतलब अगर एक तुमने क्रेडिट डेबिट निकाल लिया ना तो दूसरा ऑटो, अगर एक डेबिट सही से निकाल लिया दूसरा क्रेडिट होगा, अगर एक क्रेडिट निकाल लिया तो दूसरा डेबिट होगा। इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये मेरे गोल्डन रूल्स हैं जो हमने बात करी है, करेक्ट है। यस। अब ये एक इलस्ट्रेशन है आपके पास, ये 10 एंट्रीज हैं, इसके लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट्स, और यू कैन टेक 20 मिनट्स आल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आई वांट यू पीपल, देखो पहले कहीं किसी से नहीं पूछना, आप चाहे गूगल करो चाहे कुछ करो, अपना दिमाग लगा के इन 10 एंट्रीज को समझने की कोशिश करनी है कि इसमें कौन सा, पहली नहीं समझ में आ रही दूसरी पे जाओ, दूसरी नहीं आ रही तीसरी पे जाओ, और अपने ये जो गोल्डन रूल्स है ना, ये तीन जो हमने करे हैं, सब चीजें इसी में घूम रही हैं। ये सब अपने पास फटाफट पहले नोट कर लो, ये रूल्स सबके पास नोटेड है, वैसे मैंने लास्ट क्लास में कराया भी था। यस मैम, नोटेड है। अख्तर तुम्हारे पास नोटेड है? नो अख्तर, मैम एक्चुअली। कर लो इसको फटाफट से, पहले नोट करो इसको। क्योंकि एग्जाम में ना कोई 5 एंट्रीज आ जाती हैं और वो 5 एंट्रीज बहुत इजी होती हैं, सीधा सीधा आपके नंबर बन जाते हैं उसके अंदर, चाहे वो 10 नंबर के लिए आए, चाहे वो 20 नंबर के लिए आए, चाहे वो 25 नंबर के लिए आए, आपका एक मोटा मोटा जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन निकल जाता है, क्या? डन बस। डन, यस मैम। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको जैसे एक सोल प्रोप्राइटर है उसका अपना एक प्रोविजन है और उसकी ट्रांजैक्शंस हुई है जनवरी के मंथ में, इसको हमें जर्नलाइज करना है, मतलब जनरल एंट्रीज बनानी है। तो आप इन इन एंट्रीज के ऊपर यू इन्वेस्ट 20 मिनट्स एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि इसके अंदर कौन से दो अकाउंट है जो यूज हो रहे हैं, जिसपे हिट हो रहा है, और वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, और उसकी एंट्री क्या बनेगी, मतलब डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या आएगा, ठीक है। इसको, इस एक्सरसाइज को कर लें अभी फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत, गाइस, ठीक है, करें स्टार्ट। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो आई गिव यू 20 मिनट्स फॉर दिस, फॉर दीज 10 ट्रांजैक्शंस, मतलब अगर 2 मिनट 3 मिनट भी लगाते हो ऑन एन एवरेज तो ये तुम्हारा 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। इसको लेट्स स्टार्ट। अभी हम कुछ किसी से नहीं पूछेंगे, अभी हम सिर्फ अपने रूल्स को समझते हुए, दिमाग लगाते हुए, आप चाहो तो अपनी फोन से गूगल भी कर सकते हो, लेकिन इसको हम समझ के पहले करेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगी, पहले खुद का दिमाग यूज करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, देन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ जी स्टूडेंट्स। मैम करी मेहनत करी, थोड़ा लगा स्ट्रगल इसको करने में। यस मैम। अख्तर मेहनत तो करा हैजल थी। नहीं, कुछ कुछ समझ में आया? अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है? इसका सोल्यूशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया हाँ जी मैम। सबने? क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले रखा है? यस मैम। और कभी ले लो। ये 10 ट्रांजेक्शन हो गए हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों ने किया था अपने आप और जो ये सोल्यूशन है, इसको एक बार रिकंसाइल करोगे एज अ होमवर्क, और ये देखोगे कि तुमने जो समझा था और आंसर सोल्यूशन में जो तुम्हें मिल रहा है क्या वो सेम है, नहीं है तो क्या क्यों नहीं है, रीजन क्या होगा, वो उसको उस पे तुम लोगों को थोड़ा मेहनत करनी है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में मैं आपको इसका आंसर समझा दूंगी। एक्चुअली मैम बोलो। ये टॉपिक थोड़ा क्लियरली समझ में नहीं आया, तो आप वन इसलिए मोर टाइम एक जी। हाँ, वो इसलिए समझ में नहीं आया, फर्स्ट टाइम में आता भी नहीं। ये जो रूल है ना, ये जो रूल, ये टाइप्स जी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ से ये समझने की जरूरत है कि भाई रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में इसको डिटेल में भी पढ़ा था, इसलिए आज मैंने इसको एज अ समरी भी कवर किया। अब इनके जो गोल्डन रूल्स है ना, इसको तुम 5-5 बार लिखो अपने हाथ से, लिखने से तुम्हें समझ में आएगा किसमें क्या है, और उसके हिसाब से इन इलस्ट्रेशंस में कैसे वो अप्लाई हो रहा है वो तुमको फिर समझ में आएगा। मैं इसको जब कल आपको ये सब नेक्स्ट जब आपको ये पढ़ाऊंगी ना, ये आंसर्स इसके, तो इसमें आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि भैया रूल कैसे लग रहा है और क्यों लग रहा है। ठीक है, तो आपकी ओके मैम। आराम से शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन ये वाला मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन दूंगी, आप इसको भी करके देखिए, फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो अभी हमने आपको ये स्क्रीनशॉट्स आपने ले लिया ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसका अब ये तीनों को आप लोगों ने घर में कॉपी के ऊपर अपने हाथ से पेन पेपर से लिखना है, क्योंकि अगर ऐसे खाली जस्ट गो थ्रू करोगे तो ये कभी नहीं होगा तुम्हारा। तो आप इसको 100 बार भी करोगे 100 बार भी फेल हो जाओगे। जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे मेहनत करके, तब तक आपसे ये इसकी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी। ठीक है, ठीक है, तो अभी जितना हम लोगों ने कवर किया है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, फिर ये क्वेश्चन हो गया आपका, जनरल एंट्रीज हो गई, रूल्स आपके गोल्डन रूल्स हो गए, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोसीजर हो गया, यूजर्स हो गए, ये सारी चीजों से आपका मोटा मोटा 20-30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। ठीक है, ओके गाइस, चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। कल अगर मैं आपका मॉर्निंग में ले लूं सेशन तो चलेगा? यस मैम। अभी नहीं है वैसे ना कल का सेशन। कल अर्ली मॉर्निंग दे सकते हैं क्या? यस मैम। अर्ली मॉर्निंग कितने बजे, 7 बजे कर सकते हैं? अख्तर? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? 7 बजे या फिर 8 बजे, कितने बजे वही 7:30-8 बजे। मॉर्निंग में? यस मैम। अच्छा, मैं भी कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, ओके ओके ठीक है, ओके चलो, बाय। थैंक यू।